जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? आज के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। आप सोचेंगे डायरेक्ट पहला सवाल, इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है। समय का सदुपयोग किया जाए और सदुपयोग करने के बाद में जो चीजें पढ़नी लिखनी है उनका रिवीजन करने में समय खर्च किया जाए, कम से कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ी जाए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 कहाँ आयोजित की गई? बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आयोजन जो किया गया है वो 15 से 17 फरवरी के बीच में किया गया है। कहाँ किया गया है? ये दुबई में किया गया है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें पार्टिसिपेट किया है आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने, और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। मन शरीर स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित आयुष हस्तक्षेप, ये इसका विषय रहा है, मुख्य विषय। आयुष आधारित मन शरीर हस्तक्षेपों पर एक मसौदा श्वेत पत्र भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। यह आयोजन पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति के अनुरूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर काम कर रहा है, तो उसी के अनुरूप ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित उद्घाटन FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीती? ये किसने जीता है शतरंज में? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और इन्होंने हराया है फैबियानो कारुआना को। अमेरिका के हैं ये अमेरिकी हैं जिनको हराया है। और मैग्नस कार्लसन, आपको बताना है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये कहाँ के हैं, ये आपको बताना है। और इसमें जो राशि है वो $3 लाख ये राशि थी, कुल पुरस्कार। और इसमें विजेता को $1 लाख मिले हैं। चैंपियनशिप में कुल जो राशि है वो $3 लाख की थी। फिशर रैंडम शतरंज के रूप में भी इसको जाना जाता है। कल भी ये सवाल हमने किया था, ध्यान रखिएगा। और 3 शीर्ष खिलाड़ियों ने 2027 चैंपियनशिप के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। कार्लसन के कुल खिताबों की संख्या अब 21 हो गई है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस जीत के बाद विभिन्न प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्लसन ने 21 खिताब जीते हैं। एयरबस H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। एयरबस H125, फ्रांस के अभी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो भारत की यात्रा पर है। उन्होंने इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किया है। कहां पर किया है? ये बेमागल कोलार में। कहां पर? कोलार में। और ये जो सुविधा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा एयरबस के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है। H125 नागरिक हेलीकॉप्टरों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी पहली डिलीवरी 2027 में शुरू होगी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें निवेश किया गया है। C295 विमान कार्यक्रम के बाद TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में ये दूसरी सबसे बड़ी एरोस्पेस परियोजना है। H125 के लिए ये परियोजना चलाई गई है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किससे दिया गया? इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में यह पुरस्कार स्मृति मानधाना को दिया गया है। और भारत की जो ऐतिहासिक जीत थी ये विश्व कप में, महिला विश्व कप में, उसमें उनकी जो भूमिका थी, उनका जो रोल था, इसके कारण से इनको ये पुरस्कार मिला है। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, शतरंज खिलाड़ी हैं। एथलीट प्रीति पाल को पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और निशानेबाज अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। और चेंज मेकर टीम का पुरस्कार भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को दिया गया है। भारतीय महिला जो आइस हॉकी टीम है उसको चेंज मेकर टीम का पुरस्कार दिया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कारपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने यह समझौता ज्ञापन बिहार के साथ साइन किया है।
और पटना में एक कोर डेवलपमेंट सेंटर और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा इस समझौते के तहत। कहां पर? पटना में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CIPL ने पटना में स्थापित करने का ये निर्णय लिया है कि एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कोर डेवलपमेंट सेंटर वहां पे बनाएगा। 30 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश इसमें किया जाएगा, बाद में 100 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया जाएगा और ये पहले वर्ष में 500 प्रत्यक्ष रोजगार और 5 वर्षों में 2000 से अधिक रोजगार पैदा करेगा। और इसका मुख्य ध्यान SAP, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर होगा। बिहार को पूर्वी भारत के IT हब के रूप में ये समझौता स्थापित करने में मदद करेगा। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा। फरवरी 2026 में मैक्लियोडगंज में मनाया गया लोसार उत्सव, ये तिब्बती कैलेंडर में किस वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? एक सवाल यहाँ पर यह बन सकता है कि ये जो लोसार उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मैक्लियोडगंज में। मैक्लियोडगंज कहाँ पर है, कौन बताएगा? और यहाँ पर जो ये है ये अग्नि अश्वर्ष का प्रतीक है ना। और लोसार उत्सव में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अग्नि अश्वर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। पारंपरिक पकवान खाप से बनाने और सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ इसको मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का मैक्लियोडगंज तिब्बती निर्वासन समुदाय का प्रमुख केंद्र है। मैक्लियोडगंज में जो तिब्बती लोग हैं निर्वासित होकर वहां पर रहते हैं, ये कहां पर है? मैक्लियोडगंज, ये हिमाचल प्रदेश में। दलाई लामा की लंबी उम्र और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए इस अवसर पर प्रार्थना की जाती है। 2026 में ये उत्सव 18 से 20 फरवरी तक मनाया गया, यानी कि 20 फरवरी अभी कल ये समाप्त होगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत फ्रांस संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया गया है? तो अभी जो ये स्तर है इसमें दिया है विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदार, व्यापक रणनीतिक साझेदार, रणनीतिक व्यापार गठबंधन, संवर्धित रक्षा सहयोग। तो अभी विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी इसकी बात की गई है, यानी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई है। अभी जो यात्रा चल रही है फरवरी 2026 की, उसी के दौरान विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक इसको अपग्रेड किया गया है। 2026 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में घोषित किया गया है। और 2023 में एक होराइजन 2047 रोड मैप अपनाया गया था दोनों के बीच में, तो उसी पर यह आधारित है। और ये साझेदारी जो हुई है फ्रांस के साथ, भारत की पहली रणनीतिक साझेदारी 1998 में 26 जनवरी को स्थापित की गई थी। और ये अपग्रेडेड रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का काम करेगा और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। 2025-26 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? 2025-26 के सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 10,000 रन का, तो ये है पारस डोगरा, जम्मू कश्मीर के ये कप्तान हैं और पारस डोगरा। और वसीम जाफर के बाद में, जम्मू कश्मीर के कप्तान ये पारस डोगरा, वसीम जाफर के बाद में अभी दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये 10,000 रन का आंकड़ा पार किया है। बंगाल के खिलाफ कल्याणी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। एक दशक से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और 2024 में जम्मू कश्मीर टीम में ये शामिल हो गए थे। तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश टीम से भी है और बाद में जम्मू कश्मीर टीम में ये शामिल हुए। उनके कैरियर में अब तक 151 प्रथम श्रेणी के मैचों में 34 शतक और 35 अर्धशतक भी शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड अभी भी वसीम जाफर के नाम है। वसीम जाफर अभी हाईएस्ट है टोटल रन के बारे में देखा जाए, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं जो 10,000 का आंकड़ा पार किए हैं। L&T शिपयार्ड कट्टपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है ना? L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड जो कट्टुपल्ली है, तो वहां पर ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? ये जो है ये स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है और इसका नाम रखा गया है कृष्णा। और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, गंगा गोदावरी फिर कृष्णा, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा निर्मित
3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से ये पहला है, यानी कि अभी 2 और बनेंगे, एक इसमें ये बन गया है। कार्य क्या है? नौसेना कैडेटों को समुद्र में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, उसको देना, और द्वितीय कार्यों में अस्पताल, जहाज, मानवीय सहायता, आपदा राहत, इन सबको भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। 7 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टोब्रो के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी के तहत इसका विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जेसी जैक्सन, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो ये जो जेसी जैक्सन थे, ये अमेरिकी एक व्यक्ति हैं जो अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख लीडर के तौर पर इनको जाना जाता है। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन, और ये जो जेसी जैक्सन है, ये अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता और रेनबो पुश कोलिएशन के संस्थापक थे। ये इसके संस्थापक थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के करीबी सहयोगी थे। 1968 में उनकी हत्या तक उनके साथ उन्होंने काम भी किया था। न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। ये लड़े नागरिक अधिकारों के लिए, समानता के लिए, है ना, न्याय के लिए, और वे प्रोग्रेसिव सुप्रांस्क्लियर पॉलिसी नामक बीमारी से जूझ रहे थे। पीएसपी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव सुप्रांस्क्लियर पॉलिसी, ये बीमारी है, उससे वो जूझ रहे थे। 1984 और 1988 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए भी इन्होंने दावेदारी की थी। तो इनका ध्यान रखिएगा, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। खैर, इनकी उम्र खूब हो गई थी, 84 वर्ष मतलब भर की उम्र है, तो अब इनका निधन हो गया। ये रहा आज का करंट अफेयर। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हमारी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं उनको जरूर देखें। ये आईएएस प्रेप का ही एक इनिशिएटिव है, और आईएएस प्रेप चैनल पर जैसे आपने प्यार अभी तक जताया है, ऐसे इस पर भी अपना प्यार जरूर जताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करें तो काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम काफ़ी अच्छा काम आपके लिए कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।